Good morning, बच्चा लोग. Welcome to Malika's literature classes and I hope you all are doing well. Last chapter आप लोगों का clear होगा, आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा and question answers attempt किए होंगे. I'm just waiting कि आप लोग जल्दी जल्दी मुझे answers लिख के अपना दिखाओ so that कि मैं आप लोगों को proper guidance दे सकूँ कि answer कैसे लिखते हैं, किस तरह के होने चाहिए and exam से पहले ये सारी चीज़ें आ जानी चाहिए आपको लिखने के लिए. And मेरा target ये है कि जब 9th का आप लोग पेपर दो तो खुद से मतलब बिना किसी हेल्प के कि आंसर किसी ने लिखवाया है, आपके खुद के आंसर हो कि आप बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करो. सो बेसिकली बच्चा इससे पहले एक पोएम मैंने स्किप की है जो कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट की लिखी गई है, द रोड नॉट टेकन. बहुत ही ब्यूटीफुल पोएम है. लेकिन बेटा जैसे कि मैंने 10th वालों को भी पोएम्स नहीं पढ़ाए हैं, चैप्टर ही अभी स्पेशली पढ़ा रही हूँ. आप लोग का भी जो प्रोज सेक्शन है सबसे पहले मैं वो कवर करूँगी क्योंकि पोइट्री सेक्शन को पढ़ाने के लिए आपको कुछ चीज़ें आनी चाहिए. राइम स्कीम पता होना चाहिए, पोइट्रिक डिवाइसेस पता होना चाहिए. नॉर्मली हम स्कूल्स में नहीं पढ़ते हैं क्योंकि क्वेश्चन आंसर से ज़्यादा हमें ज़्यादा मतलब होता है. लेकिन बेटा अगर आप अपने क्वेश्चंस में पोइट्रिक डिवाइसेस का मेंशन करते हैं, आप राइम स्कीम बताते हैं, तो उससे दो चीज़ें होती हैं. एक तो मार्क्स गेन होता है एंड दूसरी चीज़ ये होती है कि आपको नॉलेज गेन होता है. एंड पोइट्रिक डिवाइसेस एंड ये सारी चीज़ें आपको टिल द एंड काम आती हैं. चाहे आप 12th करके कहीं बाहर भी चले जाते हो तब पर भी काम आएगी. ब्यूटिफाई करने का काम करती है पोइट्रिक डिवाइसेस. जैसे हम किसी सेंटेंसेस को अगर हमें ब्यूटीफुल बनाना है, अच्छा बनाना है, इम्प्रेसिव बनाना है, तो हम पोइट्रिक डिवाइसेस का यूज़ करते हैं. सो बिफोर वेस्टिंग एनी टाइम हम लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. दो म्यूजिशियन के बारे में बात की गई है बेटा एंड दोनों ही अपने अपने फील्ड में माहिर हैं, टॉप पे हैं एंड सभी उन्हें जानते हैं. दो ऐसे इंसान, एक इंसान हमारे बीच में नहीं है बट एक इंसान है. एंड सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है यूट्यूब. आप जाकर जो उन्होंने वर्क किया है म्यूज़िक के फील्ड में आप आराम से यूट्यूब पे दे सकते हो, चाहे वो एवलिन ग्लेन के बारे में हो या बिस्मिल्लाह खान के बारे में हो. ऑलरेडी ये लेसन 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है. फर्स्ट पार्ट है जो हम एवलिन ग्लेन के बारे में बात करेंगे एंड सेकंड पार्ट हम बिस्मिल्लाह खान के बारे में बात करेंगे. सो बिफोर वी रीड हम कुछ पढ़ लेते हैं इनके बारे में. God may have taken her hearing, but he has given her back something extraordinary. What we hear, she feels far more deeply than any of us. That is why she expresses music so beautifully. इस स्टोरी में सबसे अच्छी आई थिंक स्पेशलिटी क्या है कि जो म्यूजिशियन हैं वो बेटा डेफ हैं एंड अपने 12 साल की एज में उन्होंने अपने सुनने की क्षमता जो थी वो खो दी थी. एंड ग्रेजुअली क्योंकि एट द एज ऑफ 8 धीरे 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 उन्हें समझ में आने लगा कि उनको कम सुनाई देने लगा. एंड एट द एज ऑफ 12 वो कम्प्लीटली लूज़ कर चुकी थी अपनी हियरिंग एबिलिटी को. बट इसके बावजूद भी कि वो हैंडीकैप्ड हैं किसी ना किसी तरह से, फिजिकल डिसेबिलिटी है, इन्होंने अपने इस डिफॉर्मेशन को ट्रांसफॉर्मेशन में कैसे चेंज किया, ये इसकी स्टोरी है. एंड इस स्टोरी से आपको ये पता चलेगा बेटा कि लाइफ में कितने भी बड़े ऑब्स्टिकल्स आते हैं, कितनी बड़ी प्रॉब्लम आती है, अगर ऐसे लोग जो फिजिकली डिसेबल्ड हैं, जिनको हमसे 2 गुना ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, स्टिल दे अचीव व्हाट दे डिज़ायर फॉर. सो हम तो आराम से कर सकते हैं. फिर भी हम क्या करते हैं, हम हर बात पे कंप्लेन करते हैं. हमें ऐसा लगता है कि हमारी लाइफ जो है वो सबसे ख़राब लाइफ है. अगर आपको देखना है उन लोगों को, अगर ज़िंदगी जीनी है बच्चा, तो उन लोगों को देखना, उन लोगों को देखो, उन लोगों से सीखो जो हमसे बुरी कंडीशन में हैं एंड दे स्टिल आर हैप्पी एंड कंटेंट जो भी उनके पास है उनके साथ. सो एवलिन ग्लेन की स्टोरी पढ़ने के बाद आपको रियलाइज़ होगा कि नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, क्योंकि एवरीथिंग इज़ पॉसिबल वाला जो फंडा है उन्होंने सिर्फ सुना नहीं बल्कि अपनी लाइफ में उस चीज़ का इम्प्लीमेंट किया एंड अचीव किया जो भी वो करना चाहती थी. ये जो स्टेटमेंट है वो स्टोरी के दौरान हमें पता चलेगा कि ये स्टेटमेंट किसने दिया था एंड ये एवलिन के बारे में किसने बोला था. यहाँ पे बोला गया है कि शायद गॉड ने उनके सुनने की क्षमता को ले लिया हो, लेकिन उसके बदले एक सामान्य सी, एक स्पेशल सी एबिलिटी भी दी है. वो हम सुन सकते हैं लेकिन वो महसूस कर सकती हैं. एंड वो कितना महसूस कर सकती हैं, हमसे कहीं ज़्यादा महसूस कर सकती हैं. हेलन केलर के बारे में आपने सुना होगा बेटा कि वो ना सुन सकती थी, ना बोल सकती थी, ये वाली कंडीशन थी, ना देख सकती थी. तीनों चीज़ें थी उनके पास, मतलब तीनों ही चीज़ें जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, ये जो ये सेंसरीज थे उन्होंने खो दिया था.
बस सबसे बड़ी ताकत उनके पास थी महसूस करने वाली। हम जब स्कूल में पढ़ते हैं कि वाटर क्या कहलाता है, सबसे पहले हम वाटर पढ़ते हैं कि अच्छा पानी को हम वाटर बोलते हैं, एंड देन बस हम एक ऊपरी तौर पे हम पढ़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब हेलन केलर ने पढ़ना शुरू किया था तो उन्होंने हर चीज़ को पहले महसूस किया एंड देन उसका नाम जाना था। वो पानी को पहले छुए थे एंड देन उनको पता चला था कि ये पानी है। वो हवाओं को पहले फील किए थे एंड फील करने के बाद, एंड अगर कोई डिसेबिलिटी, अगर कोई सेंसरीज छीनी जाती है, गॉड अगर ले लेते हैं उनसे, तो उनको एक कुछ ना कुछ एक स्पेशल उनके अंदर एक क्वालिटी डेवलप होती है जो नॉर्मल लोगों के बस की बात नहीं होती है। एंड एवलिन गैंग के साथ भी यही कंडीशन थी। उन्होंने वो सुन नहीं पाती थी, लेकिन फिर भी वो एक बहुत ही बेहतरीन परकशनिस्ट बनी। परकशनिस्ट मतलब क्या बेटा, कि जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ना जो हम हाथों से स्ट्राइक करते हैं, जैसे कि तबला, जाइलोफोन, सिक्के थ्रू बजाते हैं, ठीक है ना, स्ट्राइक करते हैं या बम करते हैं या ड्रम हुआ, ये सारे जो लोग इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करते हैं उन लोगों को हम परकशनिस्ट बोलते हैं। तो एवलिन ग्लेन परकशनिस्ट हैं एंड बहुत ही फेमस परकशनिस्ट हैं पूरे वर्ल्ड की, इंटरनेशनल लेवल की। इनके वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, आप आराम से देख सकते हो। एंड शी प्लेज सो ब्यूटिफुली। उनका एक लेक्चर भी है, आप वो बोल सकती हैं, क्योंकि 12 की एज में उन्होंने सुनने की क्षमता ख़त्म। हेलन केलर को स्पीकिंग में बहुत प्रॉब्लम होती थी, बहुत मुश्किल से बोल पाती थी, क्योंकि उनको बचपन से ही ये प्रॉब्लम थी, वो सुन नहीं पाती थी। बट इनके साथ ये एक प्लस पॉइंट था कि उन्होंने 12 साल की उम्र तक, मतलब उन्होंने लैंग्वेज को बोला था, सुना था, तो उनको बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। आप उनके लेक्चर्स भी सुन सकते हो जो उन्होंने दिए हैं, यूट्यूब पे अवेलेबल हैं। Read the following account of a person who fought against a physical disability and made her life a successful story. And अब हम स्टोरी पढ़ने वाले हैं उस इंसान के बारे में जो फिजिकली डिसेबल्ड होने के बावजूद भी अपनी लाइफ को एक नई दिशा देता है। एंड सिर्फ नई दिशा ही नहीं दिया उन्होंने, बल्कि जो उम्मीद की थी अपनी लाइफ से, जितनी सक्सेस की उम्मीद की थी, उतना अचीव किया था। सो एवलिन ग्लेन हर किसी के लिए एक बहुत ही बड़ा इंस्पिरेशन है, बहुत ही बड़ा। लेट्स स्टार्ट। Rush hour crowds jostle for position on the underground train platform. A slight girl looking younger than her 17 years was nervous yet excited as she felt the vibration of the approaching train. अब सेटिंग क्या है यहाँ पर? स्टेशन की सेटिंग है, कहीं जा रही हैं एवलिन ग्लेन एंड जॉसल मतलब क्या होता है ना, भागम दौड़, धक्का मुक्की हो रहा है, सब भाग रहे हैं। एंड उसके बीच में प्लेटफॉर्म, बाहर के शहरों में बेटा एक तो ऊपर वाला प्लेटफॉर्म होता है, ठीक है ना, बाहर की तरफ होता है, एक अंडरग्राउंड प्लेटफॉर्म होता है, सबवे जिसे कहा जाता है। सो अंडरग्राउंड प्लेटफॉर्म पे वो खड़ी थी एंड वो सुन नहीं सकती थी, लेकिन वो फिर भी उस आवाज़ को दूसरे ज़रिए से, वाइब्रेशन के ज़रिए से महसूस कर सकती थी। एक एबिलिटी गेन की थी एवलिन ने कि किसी भी आवाज़ को वो अपने कानों से ना सुन के वो अपनी बॉडी के किसी भी पार्ट से सुन लिया करती थी। वो वाइब्रेशन के ज़रिए हो, टिंगलिंग के ज़रिए हो, जिस भी ज़रिए से हो, ये एक स्पेशल एक उनके अंदर क्वालिटी थी। एक किसी को लगेगा सुपर नेचुरल क्वालिटी है, बट उनके अंदर ये क्वालिटी थी जो भगवान ने उन्हें दिया था। 17 ईयर्स ओल्ड है ये एंड बहुत ही नर्वस है क्योंकि वो कहाँ जा रही हैं। इट वॉज अ फर्स्ट डे एट द प्रेस्टिजियस रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंडन एंड डाउंटिंग इनफ फॉर एनी टीनेजर फ्रेश फ्रॉम अ स्कॉटिश फार्म। अब यहाँ पर क्या है कि एवलिन बेटा स्कॉटलैंड से बिलोंग करती हैं। स्कॉटलैंड जो फेमस होता है वो कंट्री साइड के लिए, फॉर्म्स के लिए फेमस होता है, जो मतलब गांव साइड वाला एरिया होता है। एंड अभी वो कहाँ जा रही हैं? लंदन जा रही हैं, जो कि फेमस ही होता है, मतलब एकदम चकाचौंध ग्लैमरस सा एक जगह है। एंड वहाँ पर एक बहुत ही बड़े एकेडमी में जा रही हैं, रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक में पढ़ने जा रही हैं वो वहाँ पर। इसीलिए एक ऐसे इंसान के लिए जो स्मॉल टाउन से बिलोंग करता है, उसके लिए एक ऐसी इतनी बड़ी जगह जाना, हाई फाई सिटी में जाना, कंट्री में जाना, ये फ्राइटनिंग था। डाउटिंग मतलब यहाँ पे क्या है? डर वाली बात थी। वो नर्वस थी कि मैं कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, एंड सभी को नर्वसनेस होती है। बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन फेस्ड अ बिगर चैलेंज दैन मोस्ट। शी वॉज प्रोफाउंडली टफ। बट इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी जो एवलिन ने कभी ना फेस की हो, बल्कि इस म्यूजिशियन ने इससे बड़ी बड़ी प्रॉब्लम फेस की थी। एंड चैप्टर में इस शुरुआत में ही आ गया कि वो प्रोफाउंडली डेफ थी, मतलब कम्प्लीटली डेफ थी, कम्प्लीटली उन्हें सुनाई नहीं देता था, ऑलमोस्ट वो डेफ थी। एवलिन ग्लेन्स लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल।
जो एवलिन की जो हियरिंग एबिलिटी लूज वाली जो प्रोसीजर था वो थोड़ा सा धीरे, मतलब ऐसा नहीं था कि अचानक से उन्होंने सुनने की क्षमता ख़त्म कर दी। जब 8 साल की थी तब उन्हें पता चलने लगा था धीरे धीरे कर करके कि उनको प्रॉब्लम है सुनने में, एंड एट द एज ऑफ 12 वो कम्प्लीटली उनकी सिचुएशन कम्प्लीटली डिटेरियोरेट हो गई थी, इसलिए अचानक से उनका सुनना बंद हो गया। तो ग्रेजुअल था, धीरे धीरे करके था। हर मदर रिमेंबर्स नोटिसिंग समथिंग वॉज रॉन्ग व्हेन द 8-year-old एवलिन वॉज वेटिंग टू प्ले द पियानो। They called her name and she did not move. I suddenly realized she hadn't heard. अब यहाँ पर क्या हुआ कि जो एवलिन की मदर हैं उनको कब पता चला, जब वो 8 साल की थी एंड अपना टर्न का इंतज़ार कर रही थी, पियानो उनको प्ले करना था, एंड जब उनके नाम को बुलाया गया तो वो मूव नहीं हुई। उनको अचानक से रियलाइज़ हुआ कि एवलिन ने सुना ही नहीं है। एवलिन की मदर का नाम क्या था? इसाबेल ग्लेन। For quite a while, Evelyn managed to conceal her growing deafness from friends and teachers. And बहुत टाइम तक एम्बैरेसमेंट वाली बात होती किसी भी बच्चे के लिए ना, कि लोग क्या कहेंगे, लोग उनका मजाक ना उड़ाएं, ये सारी चीज़ें। तो एवलिन जो थी वो कई टाइम तक अपने क्लासमेट से, अपने टीचर से ये छुपा के रखती थी कि उनको कुछ सुनाई नहीं देता है या कम सुनाई देता है उस टाइम की पीरियड में। बट बाय द टाइम शी वॉज 11, हर मार्क्स हैड डिटेरियोरेटेड एंड हर हेड मिस्ट्रेस अर्ज्ड हर पेरेंट्स टू टेक हर टू अ स्पेशलिस्ट। एंड उसके बाद उनके जब 11 एज में आई, वो एट द एज ऑफ 11, उनके टीचर्स नोटिस करने लगे थे क्योंकि उनकी कंडीशंस जो थी एग्जामिनेशन में वो ख़राब होने लगी, वो पढ़ नहीं पाती थी क्योंकि एवलिन को सुनाई नहीं दे पाता था और वो बता भी नहीं पाती थी किसी से कि मैं सुन नहीं पा रही हूँ। इस वजह से जो उनकी स्कूल की जो प्रिंसिपल थी, हेड मिस्ट्रेस थी, उन्होंने पेरेंट्स को कहा कि प्लीज़ आप इनको स्पेशलिस्ट को दिखाइए, किसी डॉक्टर को दिखाइए। इट वॉज देन डिस्कवर दैट हर हियरिंग वॉज सीवियरली इम्पेयर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज। एंड उस टाइम पे पता चला उनके पेरेंट्स को एंड एवलिन को कि नर्व सिस्टम उनका डैमेज हो चुका है। एंड इम्पेयर्ड मतलब यहाँ पर क्या है बेटा कि कंप्लीटली डिस्ट्रॉय या वीकेंड भी कह सकते हैं, कमज़ोर हो चुका है या डिस्ट्रॉय हो चुका है। सो जस्ट बिकॉज ऑफ वन प्रॉब्लम, द नर्विंग प्रॉब्लम, वो उन्होंने अपनी सुनने की क्षमता ख़त्म कर दी। दे वर एडवाइज दैट शी शुड बी फिटेड विद हियरिंग एड्स। हियरिंग एड्स पता है ना आप लोगों को? अब कभी कभी आप लोग ओल्ड पर्सनस को लगा के देखते हो, कान में लगाए रहते हैं वाइट कलर का। सो डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि शायद कुछ सुन पाएँ हियरिंग एड्स की मदद से, एंड इनको डेफ स्कूल में भेजिए, उनको समझ में आएगा। हर स्कूल के मतलब होता है ना कि अलग स्कूल बना होता है ब्लाइंड पर्सन के लिए, डेफ पर्सन के लिए, तो डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि वहाँ लेकर जाए। एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक। 12 ईयर्स ओल्ड, एक बच्चा जिसे दुनिया की कोई नॉलेज नहीं है, वो इतना इनोसेंट है, उसके खेलने कूदने की उम्र है, उस उम्र में अगर ये पता चले कि वो कभी भी सुन नहीं पाएगा, ऑब्वियसली एवलिन के लिए ये मतलब एक होता है ना कि ज़मीन होता है ना कि पैरों तले ज़मीन खिंच जाने वाली जो कंडीशन होती है, सब कुछ कम्प्लीटली डार्क सा हो गया था एवलिन के लिए। ऐसा लगा था कि बस ये लास्ट है। एंड सबकी लाइफ में ऐसा टाइम आता है जब ऐसा लगता है कि आप कम्प्लीटली होप लूज़ कर देते हो, आपको ऐसा लगता है कि बस इसके अलावा आप कोई ऑप्शन नहीं है एंड अब मेरी लाइफ स्पॉइल हो गई है। बट एवलिन जो थी उन्होंने होप लूज़ नहीं किया। बेटा आप देख रहे हो ना, यू कैन सी कि इतनी प्रॉब्लम्स के बावजूद भी एवलिन क्या कहती हैं, बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप। शी वॉज डिटरमाइंड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक। एवलिन ने गिव अप नहीं किया, बल्कि उनका म्यूजिक में इंटरेस्ट था, तो वो दृढ़ निश्चय के साथ वो उन्होंने ये डिसाइड किया कि मैं म्यूजिक को फॉलो करूंगी। One day she noticed a girl playing a xylophone and decided that she wanted to play it too. Xylophone का पिक्चर दिया हुआ है, हम इसको स्टिक से प्ले करते हैं, जिसके ऊपर दो स्टिक्स दिए हुए हैं बेटा, उसी स्टिक से हम प्ले करते हैं। तो एवलिन ने डिसाइड किया कि जाइलोफोन मैं अपने इंस्ट्रूमेंट को मेन रखूँगी एंड मैं म्यूज़िक को परस्यू करूँगी। मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेज्ड हर, बट परकशनिस्ट रॉब फोर्ब्स स्पॉटेड हर पोटेंशियल। बहुत सारे टीचर्स ने उनको डिस्करेज किया कि यार सुन नहीं पाती हैं, मतलब सुन नहीं पाती हैं तो म्यूज़िक कैसे परस्यू कर पाओगी, इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। बट उस टाइम के फेमस जो रॉन फोर्ब्स थे, वो भी परकशनिस्ट थे, उन्होंने उसके अंदर एक काबिलियत देखी, क्षमता देखी कुछ कर गुजरने की। ही बिगिन बाय ट्यूनिंग 2 लार्ज ड्रम्स टू डिफरेंट नोट्स। उन्होंने क्या किया कि 2 ड्रम्स लेकर आए एंड दोनों को अलग अलग ट्यून किया। दोनों को बेटा ट्यून, अगर आप हर किसी की एक ट्यूनिंग होती है किसी भी इंस्ट्रूमेंट की, अगर जिस तरह से आप ट्यून करोगे उस तरह से म्यूज़िक प्रोड्यूस होता है। तो दोनों को अलग अलग तरह से ट्यून किया कि दोनों ही ड्रम के अलग अलग साउंड आए। उन्होंने क्या कहा, डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स। अब अपने कानों से ना सुनो, ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे। कोशिश करो सेंस करने की, फील करने की
किसी और तरीके से, सिर्फ अपने कानों को छोड़ के किसी और तरीके से. He would say, try to sense it some other way, says Evelyn. Suddenly I realized I could feel the higher drum from the waist up and the lower one from the waist down. एंड अचानक से हेवलिन क्या कहती हैं कि दो ड्रम्स रहते हैं, एक की ट्यूनिंग जो रहती है वो लाउड रहती है, तो जो कहती हैं कि एक का जो ट्यून है मैं अपने कमर के ऊपर से फील कर रही थी एंड दूसरे का जो ट्यून है जो नीचे की तरफ था मैं कमर के नीचे से फील कर रही थी. तो एवलिन ने शुरू कर दिया अपने बॉडी से, अपने अपने दूसरे बॉडी के पार्ट से म्यूज़िक को फील करना. एंड ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एबिलिटी थी एवलिन की. फोर्ब्स रिपीटेड द एक्सरसाइज. उन्होंने कहा कि चलो अब एक्सरसाइज रिपीट करते हैं, करते रहना चाहिए. सून एवलिन डिस्कवर दैट शी कुड सेंस सर्टेन नोट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ बॉडी. एंड एवलिन ने इसी दौरान फील किया कि ऐसे कुछ कुछ नोट्स हैं, अलग अलग म्यूजिकल टोन्स हैं जो डिफरेंट डिफरेंट बॉडी से वो फील कर पा रही हैं. आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी टू साउंड्स एंड वाइब्रेशन. एंड मैंने सीखा, टाइम लगा लेकिन मैंने सीखा कि अपने कानों से ना सुन के मैं अपनी बॉडी से वो सारे साउंड्स एंड वाइब्रेशंस को फील कर पाऊँ. एंड डेफिनेटली शी अचीव्ड दैट थिंग. द रेस्ट वॉज श्योर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क. बाकी तो जो था उनकी एबिलिटी थी, लेकिन मोस्ट ऑफ द क्रेडिट जो जाता है वो उनके हार्ड वर्क को, उनके डिटर्मिनेशन को जाता है. शी नेवर लुक बैक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स. उसके बाद उन्होंने फिर पीछे मुड़ के कभी नहीं देखा, अफसोस कभी नहीं किया कि काश मैं सुन पाती, क्योंकि उन्होंने रियलिटी को बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लिया था कि फाइनली मुश्किल सबको होती है बेटा, डिप्रेस्ड सब होते हैं, लेकिन आप जितनी जल्दी अपनी प्रॉब्लम्स को एक्सेप्ट करके आप आगे बढ़ने की कोशिश करोगे उतनी ही आसानी आपकी लाइफ में आएगी. लेकिन आप ज़िंदगी भर सिर्फ एक ही प्रॉब्लम पे अगर रोते रहोगे कि मेरे साथ क्यों ऐसा हुआ, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, तो आप ज़िंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे. एवलिन से आपको सीखना पड़ेगा कि चाहे किसी भी तरह की ऑब्स्टिकल्स क्यों ना आए, अगर गॉड ने कुछ छीना है तो कुछ एक्स्ट्रा दिया भी है, एंड उस एक्स्ट्रा के बेसिस पे हम लाइफ में सर्वाइव कर सकते हैं, जी सकते हैं एंड सक्सेसफुल हो सकते हैं. शी toured the United Kingdom with a youth orchestra, and by the time she was 16 she had decided to make music her life. और वो अलग अलग टूरिंग पे गई, यूनाइटेड किंगडम में गई, यूके में गई वो, एंड किसके साथ, एक ग्रुप के साथ गई. ऑर्केस्ट्रा आप लोगों को पता है कि एक ग्रुप में फॉर्म करके वो लोग म्यूज़िक एंड डांस वांस करते हैं, प्ले करते हैं. एंड 16 की उम्र में वो एक ग्रुप में सम्मिलित हो चुकी थी, पार्टिसिपेंट्स थी, एंड आराम से कहीं ना कहीं जा जाके वो म्यूज़िक को दर्शाती थी. शी हैड डिसाइडेड, अब उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि म्यूज़िक को अपनी लाइफ बनानी है. एंड जब आप किसी चीज़ को अपनी ज़िंदगी बना लेते हो ना, उसमें आप सक्सेस ना हासिल करो, ये तो पॉसिबल ही नहीं. She auditioned for the Royal Academy of Music and scored one of the highest marks in the history of Academy. मतलब आज तक मतलब जैसे कि जब तक कि मुझे आगे का नहीं पता एवलिन के बाद का, लेकिन एवलिन ने जब एग्ज़ाम दिया था रॉयल अकेडमी, ओके बेटा अजान का टाइम हो गया, थोड़ा सा पॉज करेंगे वीडियो एंड उसके बाद फिर रीस्टार्ट करें. सॉरी बच्चा, अजान होने वाली थी तो मुझे लगा कि आप लोग डिस्टर्ब हो जाएंगे, एंड हमारे में माना जाता है कि जब अजान हो तो बोलना नहीं चाहिए. इट्स ऑल अबाउट फेथ वाली जो कंडीशन होती है. सो लेट्स स्टार्ट. एक बार देख लेती हूँ मैं कि ओपन है कि नहीं. जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया है कि कितना डिफ़िकल्ट है मेरे लिए अभी ये सारी चीज़ें हैंडल कर पाना. सो वेयर वॉज आई. ऑडिशन यहाँ पे वर्ड यूज़ हुआ है बेटा. ऑडिशन किसको बोलते हैं, जैसे कि आप लोग कोई एग्ज़ाम देते हो, एंट्रेंस होता है, एंड एंट्रेंस बेसिस पे आप सेलेक्ट होते हो. वैसे म्यूज़िक फील्ड में अगर आपका टेस्ट होता है तो वो ऑडिशन कहलाता है. एंड आप गाते हो या म्यूज़िक प्ले करते हो, एंड बहुत सारे लोग आते हैं, एंड जो लोगों का सबसे अच्छा होता है उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है उस एकेडमी में पढ़ने का या कोई अच्छा कर पाने का. शी ग्रेजुअली मूव फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंसेस. पहले तो वो ग्रुप में परफॉर्म करती थी बेटा, लेकिन फिर उन्होंने धीरे धीरे कर करके, ग्रेजुअली यहाँ पर मतलब कि स्लोली तो धीरे धीरे कर करके उन्होंने सोलो परफॉर्मेंस देना शुरू कर दिया. खुद अकेले परफॉर्म करती थी. एट द एंड ऑफ अ 3-year कोर्स शी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स. मतलब 3 years के दौरान ही उन्हें बहुत सारे अवार्ड्स को अचीव कर लिया था, जो कि टॉप मोस्ट अवार्ड्स होते हैं, इंटरनेशनल अवार्ड्स होते हैं. एंड फॉर ऑल दिस एवलिन वॉन्ट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हेरोइक अचीवमेंट. बट इन सभी चीज़ को मतलब ऐसा नहीं है कि उनके अंदर कोई रूडनेस है या बोलती हैं कि यार मैंने तो कमाल कर लिया, मेरे जैसे तो कोई कर ही नहीं पाएगा. ऐसा नहीं है कि वो बहुत हीरोइक मानती हैं अपने इस अचीवमेंट को. इफ़ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू आर गोइंग यू विल गेट देयर.
दो चीज़ें होती हैं ना, एक तो आप अगर आप हार्ड वर्क करते हो एंड आपको पता है कि आपका एम क्या है, तो आपको पता होता है कि यार किस तरह से अचीव करना है। ये दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। एक तो ये कि एक गोल सेट कर लेना कि लाइफ में ये चीज़ करनी है, एंड दूसरी उस गोल को अचीव करने के लिए जो आप दिन रात हार्ड वर्क करते हो। अगर ये दो चीज़ आपके पास हो तो फिर आपको मंजिल मिलनी ही मिलनी है। एंड शी गॉट राइट टू द टॉप, द वर्ल्ड्स मोस्ट सॉट आफ्टर multi-percussionist with mastery of some 1,000 instruments and hectic international schedule। यहाँ पे मोस्ट सॉर्ट यहाँ पर क्यों बोला गया है? बहुत ही पॉपुलर मतलब वेल नोन परकसनिस्ट बन गई थी, जिनको बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करने आते थे एंड बहुत ही फेमस हो गई थी। और उनका शेड्यूल तो इतना हैक्टिक हो गया था कि वो इंटरनेशनल लेवल पे जा जाके अपनी परफॉर्मेंस को दिया करती थी। इट इज़ इंट्रीगिंग टू वॉच एवलिन फंक्शन सो एफर्टलेसली विदाउट हियरिंग। अजीब सा लगता है ना कि अगर कोई नॉर्मल पर्सन प्ले कर रहा है तो आप कैप्टिवेटेड होते हो, आपको अच्छा लगता है कि यार कितना अच्छा गा रहा है या कितना अच्छा प्ले कर रहा है। बट एक ऐसा इंसान जो फिजिकली डिसेबल्ड है किसी भी तरह से, चाहे वो देख नहीं पाता, सुन नहीं पाता, बोल नहीं पाता, ऐसे इंसान अगर अपनी लाइफ में कुछ अचीव करते हैं तो इसलिए नहीं कि हम सिंपैथी शो कर रहे हैं तब हम ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं, बल्कि उस टाइम पे ऐसा लगता है कि यार इन्होंने जो हम मेहनत करके वहाँ पे पहुँचते, इसका डबल मेहनत करके वो वहाँ पे पहुँचे हैं। तो एक होता है ना कि अमेजमेंट वाली बात आती है। ऐसा लगता है कि कोई मिरेकल हम अपने सामने देख रहे हैं, उस मिरेकल को परफॉर्म करते हुए देख रहे हैं अपने सामने। एंड एवलिन जो थी वो खुद में एक चमत्कार थी कि इतने मुसीबत के बावजूद भी वो यहाँ तक पहुँची, उन्होंने सब कुछ अचीव किया। In our 2-hour discussion, she never missed a word, man with bushy beard gives me trouble। अब यहाँ पर एक चीज़ वो बोल रही हैं, फ़नी बोल रही हैं कि एक इंटरव्यूअर है, उन्होंने कहा कि जब मैंने 2 घंटे का इंटरव्यू लिया था एवलिन का, उन्होंने एक भी वर्ड मिस नहीं किया। वो इतना कमांड कर ली थी लिप मूवमेंट को पढ़ने में कि उन्हें सुनाई तो कुछ नहीं दे रहा था, बट सिर्फ जो था ना कि लिप्स एंड एक्सप्रेशन से उन्हें पता चल जाता था कि लोग क्या बोल रहे हैं। लेकिन उन्होंने मजाक में ये भी चीज़ बोली कि जो जिनके बहुत दाढ़ी वाड़ी होते हैं ना, जिनके लिप्स छुपे होते हैं, तो उनका थोड़ा पढ़ने में प्रॉब्लम होता है। मुझे हंस के बोला मजाक में, इट इज़ नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, इट्स द होल फेस, स्पेशली द आइज। बेटा हम नॉर्मल लोग क्या करते हैं, अगर हमारे पास तो यार सारे सेंसेस हैं, बड़े अच्छे काम भी कर रहे हैं माशाल्लाह, तो हम क्या करते हैं कि लोगों की सिर्फ बातों को सुनते हैं। अच्छा सामने वाला बोला कि नहीं करना है तो डैट मीन्स कि नहीं करना है। लेकिन जो एवलिन है, किसी सेंस को उन्होंने लूज़ किया है एंड कहीं ना कहीं एक स्पेशल एबिलिटी पोटेंशियलिटी गॉड ने दी है, और वो है उनको फील करने की। तो एवलिन सिर्फ लिप्स को नहीं सुना करती थी, लिप्स की मूवमेंट को नहीं देखा करती थी, बट किसी पर्सन के एक्सप्रेशंस को नोटिस किया करती थी और उनकी आंखों को भी पढ़ा करती थी। तो आप देखते हो कि ऐसे जो लोग होते हैं, जो फिजिकली डिसेबल्ड लोग होते हैं, वो ज़्यादा फील कर पाते हैं, वो ज़्यादा अच्छे से समझ पाते हैं लोगों को। कभी कभी तो वो आउटर अपीयरेंस पे ना ध्यान देकर लोगों के मन में क्या बात चल रहा है उसको पढ़ लेते हैं। ये उनके अंदर स्पेशल एबिलिटी होती है, क्योंकि शुरू से वो फील ज़्यादा करते हैं एंड शब्दों पे कम ध्यान देते हैं। और हम क्या करते हैं, हम शब्दों पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, भावनाओं का तो बाद में देखा जाता है, हम इस तरह से करते हैं। लेकिन ऐसे जो लोग होते हैं वो फील ज़्यादा करते हैं, इसलिए जो उनको नॉलेज होती है वो फैक्चुअल होती है। शी स्पीक्स फ्लॉलेसली विद अ स्कॉटिश लिल्ट। लिल्ट यहाँ पर बेटा वे ऑफ स्पीकिंग है। स्कॉटलैंड में अलग अलग एक्सेंट से बोला जाता है ना, तो वहाँ की वे ऑफ स्पीकिंग है स्कॉटलैंड। और इतने अच्छे से बोला करती थी वो, क्योंकि वो 12 ईयर्स की एज में उन्होंने अपनी हियरिंग एबिलिटी को लूज़ किया था, तो उनको पता था कि कैसे बात करनी है। माई स्पीच इज़ क्लियर बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वॉज 11। वो सुन सकती थी जब तक वो 11 थी, इसीलिए उनके स्पीच जो थे क्लियर थे। हेलन केलर जो आप लोग नेक्स्ट ईयर पढ़ने वाले हो, उनकी स्पीच क्लियर नहीं थी क्योंकि वो बचपन से ही नहीं सुन पाती थी। She says, but that does not explain how she managed to learn French and master basic Japanese। लेकिन ये भी एक अपने ऊपर एक मतलब एक बड़ी से बड़ी बात है कि उन्होंने कहा कि वो स्कॉटिश लैंग्वेज इसलिए बोल पाती क्योंकि वो सुनी है, वो इसलिए वो फ्लॉलेसली बोल पाती हैं। लेकिन ये तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल वाली कंडीशन थी। ये तो एक इंसान जो जिसके अंदर मेरिकल हो, हार्ड वर्क हो, डिटर्मिनेशन हो, एक्सट्रीम काइंड ऑफ डिटर्मिनेशन हो, वो ये कर सकता है। और उन्होंने क्या किया था, उन्होंने फ्रेंच लैंग्वेज भी सीखा था, उन्होंने बेसिक जापानीज़ भी सीखी थी, जो कि बहुत ही मुश्किल होता है ऐसे पर्सन के लिए जो डेफ होता है। तो बहुत मुश्किल के बावजूद भी उन्होंने ये चीज़ सीखी। एजुकेशन, नॉलेज लेना कभी उन्होंने बंद नहीं किया।
ऐसे लोग कुछ ना कुछ हर दिन कुछ ना कुछ सीखते हैं। एवलिन से बहुत कुछ सीखने को अभी भी मिल रहा होगा बेटा, कि इतनी ऑब्स्टिकल्स के बाद भी कितना पॉजिटिव एटीट्यूड है उनका लाइफ के टूवर्ड्स। As for music, she explains, it pours in through every part of my body. It tingles in the skin, my cheekbones and even in my ear. मतलब होता है ना कि म्यूजिक से वो भरी पड़ी हैं, उनको अपनी बॉडी के हर पार्ट में म्यूजिक फील होता है। टिंगलिंग होती है ना, एक सेंसेशन होता है स्किन में। अगर कोई म्यूजिक आप प्ले कर रहे हो तो वो अपनी बॉडी से उस वाइब्रेशन को फील कर लेती हैं। किसी भी तरह का इंस्ट्रूमेंट आप प्ले कर रहे हो, वो किसी भी, कभी उनको चिक बोन्स के पास सेंसेशन फील होती है, कभी उनके हेयर में सेंसेशनल फील होती है, वाइब्रेशन फील होती है अपनी बॉडी में। तो ये सारी जो चीज़ें थी उन्होंने इस पर कमांड किया, सालों लगे लेकिन उन्होंने कमांड करना सीख लिया। एंड नाउ शी इज़ वन ऑफ द फेमस परकशनिस्ट ऑफ द वर्ल्ड। When she plays the xylophone, she can sense the sound passing up the stick into her fingertips. जब वो xylophone प्ले करती हैं तो जो स्टिक्स के हेल्प से xylophone हम प्ले करते हैं ना, तो जो स्टिक्स का जो एंड वाला था वो उनके हाथों में होता, उंगलियों में उनको सेंसेशन पहुंचती थी, उंगलियों के थ्रू वो महसूस करती थी अपने म्यूज़िक को। एंड उस उंगलियों के थ्रू ही पता लगा पाती थी कि किस तरह से प्ले करना है, उस सेंसेशन से पता लगा पाती थी कि मैं अच्छा प्ले कर रही हूँ कि कैसा प्ले कर रही हूँ। By leaning against the drums, she can feel the resonances flowing into her body. एंड कभी कभी किसी इंस्ट्रूमेंट के पास लीन हो जाती थी, झुक जाती थी, अटैच कर लेती थी खुद को, जैसे कि ड्रम्स के पास। एंड ड्रम्स प्ले जब किया करती थी तो जो उसका इको होता था ना, उसका जो साउंड होता था, उनकी पूरी बॉडी उसका कंपन फील करती थी। सो इस तरह से वो म्यूज़िक को फील किया करती थी। उन्हें कई बार उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा है कि शायद मेरी जो कान है वो ना सुन पाते हो, लेकिन मेरे बॉडी के हर पार्ट्स जो हैं वो सुन पाते हैं। इट्स सच अ ब्यूटिफुल लाइन। सो उन्होंने ये चीज़ कही एंड म्यूज़िक में इतना महारत हासिल किया उन्होंने। बाय लीनिंग on a wooden platform, she removes her shoes so that the vibrations pass through her bare feet and up her legs. जब भी वो परफॉर्म करती थी मोस्ट ऑफ द टाइम, अभी भी अगर आप उनके इंटरव्यूज़ को सुनते हो तो वो वुडन प्लेटफॉर्म ज़्यादा प्रेफर करती हैं, जिसपे वो अपने सैंडल्स को उतार कर और नंगे पैर खड़े होकर जब वो प्ले करती हैं तो उनको अपने पैरों में भी सेंसेशन फील होती है। तो उस सेंसेशन को फील करने के लिए वो बेयर फुट रहती हैं स्टेज पे। और अगर वो लाइव परफॉर्मेंस दे रही हैं एंड वुडन प्लेटफॉर्म है तो वो प्रेफर करेंगे बेयरफुट होना, सो दैट कि वो उस म्यूज़िक को सेंस कर सके बॉडी के ज़रिए। Not surprisingly, Evelyn delighted her audiences. In 1991, she was presented with the Royal Philharmonic Society's prestigious Soloist of the Year Award. एंड ज़्यादा सरप्राइज वाली बात भी नहीं है, जिस तरह से एवलिन ने इतना खुशी दी अपनी परफॉर्मेंसेस के ज़रिए, इतनी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के ज़रिए, कि जब पता चला, जब उनको प्रेजेंट किया गया, अवार्ड दिया गया 1991 में, किस सोसाइटी के ज़रिए, फिलहार्मोनिक सोसाइटीज़ के ज़रिए प्रेस्टिजियस अवार्ड उनको मिला। किस लिए? सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड। सोलोइस्ट मतलब कि जो इंसान सोलो परफॉर्म करता है, अकेले परफॉर्म करता है, उनको अवार्ड मिला। Says master percussionist James Blaze, God may have taken her hearing, but he has given her back something extraordinary. What we hear she feels far more deeply than any of us. That is why she expresses music so beautifully. स्टोरी के स्टार्टिंग में ये लाइन आया है बेटा, मैंने कहा था किसी बहुत बड़े परकशनिस्ट ने ये लाइन जो थी एवलिन के लिए बोली थी। याद रखिएगा, एग्जामिनेशन में ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकता है कि किसने ये चीज़ बोली थी एवलिन को। तो परकशनिस्ट जेम्स ब्लेड ने बोला था। इसकी मीनिंग मैंने ऑलरेडी बता दी है कि शायद गॉड ने सुनने की क्षमता ले ली हो, बट उसके बदले उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ दी थी, उनको एबिलिटी दी थी, और वो क्या था? महसूस करने की, फील करने की। एंड वो नॉर्मल जो इंसान होते हैं उससे कई गुना ज़्यादा फील कर पाती थी, अच्छे से फील कर पाती थी। एंड जिस तरह से डीपली वो फील करती थी एंड अपने म्यूज़िक में एक्सप्रेस करती थी, वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल हुआ करता था। एवलिन कन्फेसेस दैट शी इज समथिंग ऑफ अ वर्कहोलिक। वर्कहोलिक कौन होता है बेटा? जो दिन भर ही काम करता रहता है। बड़ा डिफिकल्ट होता है उसके लिए वर्क को स्टॉप करके दूसरा कुछ काम करना। तो दिन भर ही जो काम करते हैं उनको वर्कहोलिक कहते हैं। बड़ा मन लगता है उनका काम करने में। ऐसा नहीं कि मजबूरी में वो काम कर रहे हैं, उनका मन करता है बहुत। जैसे नहीं होता कि हमें खेलने का मन करता है, बुक्स पढ़ने का मन करता है, टीवी देखने का मन करता है, तो एवलिन जो थी उनको काम करने का बड़ा मन करता था।
आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क ऑफन हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिशियन। हाँ, मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती थी अगर मुझे वर्क करना है उन क्लासिकल म्यूजिशियन के साथ जो इंटरनेशनली फेमस हैं, जो मुझसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं, तो उनके साथ काम करने में मुझे थोड़ा ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता था उनके लेवल पे आने के लिए। बट द रिवॉर्ड्स आर इनॉर्मस, लेकिन जो कड़ी मेहनत के बाद जो मुझे रिवॉर्ड मिलता था वो बहुत ही बड़ा होता था। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कंसर्ट्स, Evelyn also gives free concerts in prison and hospitals. She also gives high priority to classes for young musicians and Richland of the Beethoven Fund for Deaf Children says. And यहाँ पर क्या है कि इससे पता चलता है यहाँ इस लाइन से कि एवलिन सिर्फ एक अच्छी परकशनिस्ट नहीं थी, स्ट्रॉन्ग पर्सन ही सिर्फ नहीं थी, बल्कि एक अच्छी ह्यूमन बीइंग थी। फ्री ऑफ कॉस्ट वो प्रिजन्स में, जेल में, हॉस्पिटल्स में परफॉर्मेंस दिया करती थी, ऐसे जगह पे जाया करती थी, ब्लाइंड एंड डेफ स्कूल्स में वहाँ पे परफॉर्म किया करती थी। एंड चिल्ड्रन, वहाँ जो डेफ सोसाइटी के जो चिल्ड्रन थे बेथोवन फंड के, उन्होंने वो क्या कहते थे एवलिन से, शी इज़ अ शाइनिंग इंस्पिरेशन फॉर डेफ चिल्ड्रन, दे सी दैट देयर इज नो वेयर दैट दे कांट गो। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्टेस्ट थिंग विच यू हैव लर्न फ्रॉम समवन इज दैट कि आप अगर कोई आपके अंदर डिसेबिलिटी है तो सिर्फ आप खुद को रिप्रेजेंट नहीं करते हो बेटा सक्सेसफुल होके, बल्कि उन तमाम लोगों को रिप्रेजेंट करते हो जो ऑलरेडी आप जैसे हैं, बिल्कुल आप जैसे। सो अगर एवलिन डेफ होकर इतना कमाल का कर पाई तो उन्होंने प्रेरणा दिया उन तमाम डेफ लोगों को, उन तमाम डेफ चिल्ड्रन को कि अगर वो कर सकती हैं तो दे कैन ऑल्सो डू इट, अगर वो अचीव कर सकती हैं तो दे कैन ऑल्सो अचीव इट। सो ये एक बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट डालना होता है, किसी बहुत मुश्किल होता है ऐसा इतना बड़ा इम्पैक्ट, इतना इनॉर्मस इम्पैक्ट डालना ऐसे बच्चों पे जो डिसेबल्ड हो। डिसेबल्ड एक बड़ा ही बुरा सा वर्ड मुझे लगता है कि यार मतलब जिनके अंदर एबिलिटी ना हो, ये बड़ा ही गलत सा वर्ड लगता है मुझे, बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे लोगों को हमें स्पेशल कहना चाहिए। अब नॉर्मल भी एक गलत वर्ड मुझे ऐसा लगता है, वो तो आप पे डिपेंड करता है किस तरह से आप किसी वर्ड को देखते हो। अब नॉर्मलिटी इज़ नॉट अ बैड थिंग, बट मुझे लगता है कि ये सारे लोग स्पेशल होते हैं, डिसेबल्ड नहीं होते हैं बल्कि स्पेशल होते हैं, हमसे कहीं ज़्यादा स्पेशल होते हैं। एवलिन ग्लेन हैज़ ऑलरेडी अकम्प्लिश्ड मोर देन मोस्ट पीपल ट्वाइस अ एज। एंड एवलिन अभी इस टाइम पे अगर बात की जाए तो उन्होंने जितना अचीव किया है उसके डबल एज का भी कोई इतना अचीव नहीं किया होगा जितना एवलिन ने किया है। शी हैज़ ब्रॉट परकशन टू द फ्रंट ऑफ द ऑर्केस्ट्रा। एंड उन्होंने एक और नई चीज़ की थी, ऑर्केस्ट्रा या तो पीछे होता है, जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स जो प्ले होते हैं या तो परफॉर्मेंसेज जो देते हैं सिंगर्स उनके पीछे होते हैं या तो साइड में होते हैं, लेकिन एवलिन ने अपने परफॉर्मेंसेज के जरिए ऑर्केस्ट्रा को फ्रंट पे रखा था, कुछ नया किया था। शी हैज़ गिवन इंस्पिरेशन टू दोज हु आर हैंडीकैप्ड। एंड वो एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन थी, हमारे लिए तो है ही, हम जैसे नॉर्मल लोगों के लिए, बट उन लोगों के लिए ज़्यादा इंस्पिरेशन का काम करती हैं जो उन्हीं की तरह स्पेशल हैं, क्योंकि ये अपने स्टोरी से ये बताती हैं कि अगर आपके अंदर करेज हो, आपके अंदर डिटर्मिनेशन हो, आप पॉजिटिव एटीट्यूड लेकर चलते हो लाइफ में एंड मेहनत करते हो, हार्डवर्क है आपके अंदर, तो आप लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हो। किसी भी तरह का ऑब्स्टिकल्स, चाहे वो मेंटल काइंड ऑफ ऑब्स्टिकल्स हो, फैमिली काइंड ऑफ ऑब्स्टिकल्स हो, फिजिकल काइंड ऑफ ऑब्स्टिकल्स हो, किसी भी तरह का ऑब्स्टिकल्स आपको आपके सक्सेस के पहुंचने तक नहीं रोक सकता जब तक आप पहुंच ना जाओ, अगर आपके अंदर ये सारी चीज़ें हैं, जैसे कि एवलिन के अंदर था। People who look at her and say, if she can do it, I can. And not the least, she has given enormous pleasure to millions. And सिर्फ इंस्पिरेशन नहीं बल्कि उन्होंने बहुत सारी खुशियाँ दी है, प्लेजर दिया है मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ पीपल को अपने परफॉर्मेंसेस के जरिए। बेटा यूट्यूब पे जाइएगा, कुछ भी आप पढ़ते हो तो आप स्टिक टू सिलेबस मत रहो, एक्स्ट्रा नॉलेज गेन करो, थोड़ा बहुत गूगल पे जाओ, एवलिन ग्लेन के बारे में पढ़ो, थोड़ा ज़्यादा नहीं, आप सिर्फ एक विकीपीडिया पे जाकर थोड़ी बहुत स्टोरी पढ़ लो एंड यूट्यूब पे जाके उनकी परफॉर्मेंस देख लो। आपको रियलाइज़ ही नहीं होगा कि वो डेफ है, आपको रियलाइज़ होगा कि यार वो एक नॉर्मल पर्सन है जिन्होंने कोई सेंसेस अपने लूज़ नहीं किए हैं एंड बिल्कुल जैसे कि दूसरे नॉर्मल म्यूजिशियन होते हैं, वो भी एक म्यूजिशियन है जो प्ले कर रही हैं एंड भगवान ने उनको क्वालिटी दी है इसको प्ले करने की। लेकिन जब तक वो खुद से ना बताए, अब तो वो इतनी फेमस है कि सभी लोग जानते हैं कि शी इज़ अ डेफ, बट अगर किसी को ना पता हो तो किसी को रियलाइज़ भी नहीं होगा कि वो डेफ है।
इतनी ब्यूटीफुली वो अपने परफॉर्मेंसेस को प्ले करती हैं, दर्शाती हैं, एंड जिस तरह से वो बातें करती हैं, इतनी फ्लॉलेसली वो बात करती हैं, एंड अगर आप उनसे बात करते हो तो वो करेक्टली एकदम एग्जैक्ट वे में जितना आप बता रहे हो उससे एक्स्ट्रा फील करके वो समझ लेती हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये अगर डिसेबिलिटी है तो आई थिंक कि सभी को डिसेबल होना चाहिए। आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे, एंड फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया आप लोगों का। जो भी मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ बेटा, जस्ट ट्राई टू लर्न समथिंग, ट्राई टू एक्सट्रैक्ट सम मॉरल लेसन फ्रॉम एनी काइंड ऑफ चैप्टर। मतलब जो भी चैप्टर्स मैं पढ़ा रही हूँ, किसी भी तरह का चैप्टर हो, हमेशा किसी भी चैप्टर में मॉरल ऑफ द स्टोरी होता ही होता है। तो जो भी आप लोगों को आपके अकॉर्डिंग कोई मॉरल चीज़ समझ में आ रही है, कोई लेसन समझ में आ रहा है जो आप अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हो, तो प्लीज़ इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करिए। दैट्स इट फॉर टुडे। हम नेक्स्ट जो वीडियो है बिस्मिल्लाह खान की स्टोरी है, वो भी बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग है, उसको हम पढ़ेंगे। एंड देन नेक्स्ट मैं आप लोगों को Q&A सेशन जो है वो अपलोड करूँगी, जिससे आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन आंसर्स कैसे लिखते हैं, किस तरह के फॉर्म में होना चाहिए, किस तरह का फॉर्मेट होना चाहिए। एंड आई जस्ट होप कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है बेटा तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियो, एंड आई एम ईगरली वेटिंग कि आप लोग कमेंट सेक्शन में आके कमेंट करो किसी भी तरह का क्वेश्चन अगर आप लोगों को पूछना है रिलेटेड टू चैप्टर, एंड इवन अगर आप लोग लगता है कि कुछ ऐसा टॉपिक है जो आउट ऑफ सिलेबस है, आपकी इंग्लिश में नहीं है, लेकिन आप जानना चाहते हो उसके बारे में, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करो। डेफिनेटली मैं उस पर वीडियो बनाऊंगी एंड आप लोगों को नॉलेज प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगी जितना मेरे पास है। दैट्स इट फॉर टुडे। टेक केयर, टाटा, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड ट्राई टू बी मोर ह्यूमन एंड करेजियस हो एवलिन की तरह, हार्ड वर्क करो एवलिन की तरह।